understanding of differentiation and integration कि उसका हमने यूज करना है to understand the concept of operators in quantum chemistry, because in quantum chemistry we usually have differential operators and integral operator. If there is an integral operator, it means we have to integrate the function on which integral is operating. Okay. Similarly, if there is a differential operator, it means we have to differentiate. Suppose in Schrödinger wave equation we have minus h over 2 and d over dx. Here this operator is differential operator, and we have to differentiate the function, this wave function, 2 times. So we must know about the differentiation and its rules and how we differentiate the function, things like this. And if there is an integrable in wave function, so we have to integrate that function. So for this purpose, we also must know about integration. So today we will start from initial differentiation, and then we will apply the concept of differentiation on some functions, some mathematical functions, and then we will end up with integration. Okay? अब हमें ये देखना है कि डिफरेंशिएशन होती क्या है. बेसिकली डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, उसको उसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके स्टडी करते हैं. ठीक है, उसके पार्ट्स में उसको डिवाइड करके आप स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन. ठीक है. और इंटीग्रेशन इसका इन्वर्स है. इंटीग्रेशन में आप स्मॉल थिंग्स को सम अप करते हैं, मगर उसमें आपका फंक्शन कौन सा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, उसको लेके आप चलते हैं. ठीक है. तो अभी हम एक फंक्शन लेते हैं, कोई कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं. मसलन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट क्या चीज़ होती है. कांस्टेंट या तो ये नंबर है आपके पास 1 2 3, या फिर जब हम चेंज मेजर कर रहे होते हैं तो मसलन हम कहते हैं कि चेंज इन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. अब नंबर तो 2 के हिसाब से कभी चेंज नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट होता है जिसका कोई चेंजेस ना आए. ठीक है. अब हम डिफरेंशियल में जो सिंबल है वो क्या है, डी लिखते हैं आप, डी ओवर dx. इसका क्या मतलब है कि यू हैव टू फाइंड द चेंज इन फंक्शन. ठीक है. फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं f of x. ठीक है. यू हैव टू फाइंड द चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. d stands for change, splitting, change in this function with respect to change in x. Suppose आपके पास अब जो फंक्शन है वो हम कहते हैं कि 1 है, फंक्शन कोई 1 है. ठीक है. अब उसको डिफरेंशिएट करें, d ओवर d ऑफ x ऑफ 1. ठीक है. 1 में x वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट नंबर है. कांस्टेंट में कुछ चेंज आएगी, 0 चेंज होगी, तो उसका आंसर क्या होगा, 0. कोई भी कांस्टेंट होगा जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 0. मसलन मैं कहता हूँ कि आप इंटीग्रेट करें d ओवर d ऑफ x 5 को, तो इसका आंसर क्या होगा. अब मैं कहता हूँ कि d ओवर d ऑफ x k को करें. अब इसमें कोई x फिगर भी k कांस्टेंट है, तो ये भी आंसर क्या होगा,
0। अगर मैं लिखता हूँ डी ओवर डी वाई के करें तो उसका आंसर क्या होगा? कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये भी 0। ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूँ डी ओवर डी के विद के, अब ये कांस्टेंट नहीं रहा क्योंकि आपने के में चेंज देखनी है विद रिस्पेक्ट टू के, अब ये कांस्टेंट नहीं रहा, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। इसको हम स्टडी करते हैं। तो फिर क्या होता है जब नीचे कोई और चीज हो, इधर कुछ और हो, तो फिर आंसर क्या होगा? 0। ये एक जनरल कंसेप्ट आपने कांस्टेंट के हवाले से याद रखना। ठीक है कि बात? अब अगर आपके पास फंक्शन तो ये बात क्लियर होगी अब? अब अगर फंक्शन आपके पास x होता है, अब x डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। सपोज कि फंक्शन f ऑफ x अब आपका क्या है? x है। x क्या क्या हो सकता है आपके पास? x इस सूरत में भी हो सकता है कि s के साथ कोई कोएफिशिएंट लगाओ, हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि x के ऊपर कोई पावर हो सकती है। यहां पे पावर क्या है? 1। पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और कोएफिशिएंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब अभी जो हम एक्सपोज करें, हम एक फंक्शन सपोज कर रहे हैं कि जो आपके पास है वो क्या है? x रेज़ टू पावर n। क्या है? n आपके पास 1 हो सकता है, n जो है वो 0 नहीं है। 0 होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। जब 1 होगा तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, जब कांस्टेंट होगा तो उसका तो डिफरेंशियल क्या होगा? 0। ठीक है। अब n नॉट 0 आपके पास है x रेज़ टू पावर 1, और इधर जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? कोएफिशिएंट हम क्या ले रहे हैं? 1। अभी 1 को लेके चलते हैं। ठीक है। यही सूत्र हो सकती है ना x के साथ। x की पावर हो सकती है, x रेज़ टू समथिंग हो सकता है, या x हैज सम कोएफिशिएंट। नाउ वी आर सपोजिंग कि 1 इज आवर कोएफिशिएंट और x रेज़ टू पावर एनी नंबर हो सकता है, सपोज n जो कि नॉन जीरो नंबर है। ये कोई बड़ी बात नहीं समझने में। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 है, कोएफिशिएंट 1 है। अब हमने क्या किया? हमने ये कहा कि x रेज़ टू पावर n हम ले रहे हैं। ठीक है। इसको हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। d ओवर d ऑफ x रेज़ टू पावर n। इसका जो रूल है, ये किसी तरह का भी सॉल्यूशन है, उसको कैसे करते हैं? ये n जो है ये हम अब डिफरेंशिएट में कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट करने के बाद चीज लिख रहा हूँ। ये n जो है ये वाला, इसको आपने इधर बाहर लिखना है n। ठीक है। मल्टीप्लाई ये x करना है। ठीक है। और ये n एज इट लिखना है और इसमें से 1 माइनस कर देना। ठीक है। ये रूल है क्या? ये n बाहर आ जाएगा। ठीक है। x लिखना है आपने, उसकी पावर n माइनस 1, एक डिडक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है पावर में से, फिर एक पार्ट दिया जाता है, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है। ये जो x बच गया था, अभी हमने ये डिफरेंशिएट किया है पावर वाले x को। ठीक है। अब हम ले रहे हैं सिंपल x को आगे, dx फिर लिखना है, और ये जो x बच गया था उसको याद रखना है। ठीक है। अब देखें, इसको हम यूं लिख सकते हैं n x n माइनस 1 लिख सकते हैं जी। और इस टर्म को हम यूं भी लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा जी? 1 आ जाएगा ऊपर नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा? n x n माइनस 1। बात समझ आई? अब मैं कहता हूं कि आपके पास ये फंक्शन है, आपने f ऑफ x जो है वो x रेज़ टू पावर 3
है, क्या है, x रेज़ टू पावर 3 है। इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, d ओवर d ऑफ x x3। क्या करूंगा, 3 को पहले लेके आऊंगा, 3 अब n है आपके पास, ठीक है ना। 3 को मैं इधर लिखूंगा, x एज इट लिखूंगा, 3 माइनस 1 लिखूंगा, आगे क्या करूंगा, d ओवर dx, ये वाला सिंपल x लिखूंगा, ठीक है। इसका आंसर तो 1 आ जाएगा, इसका आंसर ये रहेगा 3x रेज़ टू पावर 2। क्लियर, आगे समझ स्टार्ट की। अब आप क्या करें, अब आपके पास जो फंक्शन है f ऑफ x, वो आपके पास x रेज़ टू पावर 6 है। इसको डिफरेंशिएट करें, d ओवर d ऑफ x x रेज़ टू पावर 6, इसको मैं 6x5 लिख सकता हूँ। आगे तो 1 नहीं आएगा ना, ये अब हो गया नहीं बात आपसे। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं ये लिखता हूँ d ओवर d ऑफ x x रेज़ टू पावर 10, आंसर क्या आएगा जीजा? सर 10x 9। आपको डिफरेंशिएशन आ गई, सिंपल सी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास dx d ओवर d ऑफ x x रेज़ टू पावर c हो तो क्या आंसर आएगा? ठीक है। अगर आपके पास d ओवर d ऑफ x ऑफ x रेज़ टू पावर n हो तो क्या होगा? nx n माइनस 1। यही वाली चीज पहले समझाई थी मैंने, ठीक है। ये अब आप कर सकते हैं। अब अगर अब अगर x के साथ हम कोई पावर लगा लेते हैं, मतलब कोई कोएफिशिएंट लगा देते हैं, मतलब मैं k लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, k कोएफिशिएंट, k कोई नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो अब आपने ऐसा केस हो तो कैसे करना है, मतलब k x रेज़ टू पावर n है तो कैसे करना है, आपने पहले सिंपली k कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेना है। ये क्या करेंगे, k d ओवर d ऑफ x x रेज़ टू पावर n, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है, आती है तो क्या है इसकी इंटीग्रेशन, और ये इधर साथ में k मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसके एक एग्जांपल करते हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि d ओवर d ऑफ x 4x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना, तो क्या आंसर आएगा? सर 4 इधर चला जाएगा, 4 उधर आ जाएगा, शाबाश। d ओवर d ऑफ x x स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई, आगे क्या होगा? सर 2x 4 माइनस, नहीं ऊपर ही जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? इसका 2x ऊपर 1, 9, ठीक है, 1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2x लिख सकते हैं, 8x, यही है k और nx आपने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, आ रहा है ना, समझ आ रही है ना? चलो, ये आपके पास डिफरेंशियल हो गया सिंपल। एक तो आपके पास इस तरह के डिफरेंशियल जो है ना, ये आपको अक्सर आपको समझ आ जाएगी, जब आपके सामने वो आएगा तो आप उसको लिखने जोगे हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे यूं लिख लूं बेटा, ये जो एक और क्वेश्चन आता है आपको, d ओवर d ऑफ x -2, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे?
ये क्या है -2 x 1 नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं तो वो n माइनस 1 है ना, तो n हमारे पास -2 हाँ -2 -1 -1 1 प्लस ठीक -3 -2 -3, तो इसको हम -2/x³ लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा डिफरेंट चीज थी। अगर मैं ये लिखना चाहूँ बच्चा, ये तो इसको मैं कैसे करूँ? सर इससे भी क्या डिफरेंस आएगा? जो x है ऊपर यूं लिख सकते हैं, नीचे है ना x, उस ऊपर ले जाके यूं लिख सकते हैं। सर तो ये माइनस ऊपर क्यों चला गया, मतलब ये कैसे होगा? ये तो नीचे से अगर ऊपर जाए तो वो हम उसको कर सकते हैं ना, हाँ, इधर तो x है नीचे बना तो हुआ 1/x है ना, है। तो इसको हम x पर -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। हाँ लेकिन x ऊपर नहीं ना जा सकता। लिख सकते हैं। सर मुझे समझ नहीं लगी प्लीज ये बताइए। आपके पास मैथमेटिक्स में ये 1/x है ना, इसको जब इसको x⁻1 लिखते हैं, ठीक है, ये डिवीजन में है। जब इसको 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x⁻−1 रहता है, ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है, नीचे डिवाइड हो रहा है ना, हाँ वो तो मुझे पता है, ऊपर लेकिन ऊपर चेंज हो जाएगा साइन। मैं वही तो कह रही हूँ, हम तो x डिवाइड हो रहा है ना, हाँ, तो 1/x है ना, तो 1 चला ऊपर 1 जाएगा। नहीं x, ये वाला x⁻1 है ना, अच्छा 1 उसके ऊपर भी वो ऊपर चला गया। अब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आंसर, माइनस ये वाली कंडीशन आ गई ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं। जी सर। ये अगर यूं लिख सकते हैं तो फिर यूं भी लिख सकते हैं, अगर 1/x लिख सकते हैं तो x⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई? अच्छा, एक और कंडीशन भी होती है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल आ जाए, e⁻⁴ वाला, ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो उसमें हम कैसे लिखते हैं? उसमें हम तरीका ये है कि फर्स्ट करो कि ये n है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट x का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि इस फंक्शन को आप एज इट लिख लेते हैं, यूं ये n नीचे आ जाता है, ठीक है, और e⁻n x ही रहता है, ठीक है, अगर प्लस साइन है तो प्लस इधर आ जाता है, अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाता है, और फिर ये जो x है ना, इसको हम दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे x, ठीक है, और ये आपको पता है कि n e n x हो तो dx ओवर dx, तो इसका आंसर क्या आएगा इस पार्ट का 1, तो ये आपके पास ये ऑप्शन आएगा।
ये n बेसिकली कहां से आया है? ये वाला है। इसको जरा और देखिए, एक और अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करो, वही आंसर है। वो क्या है? हम आपको ये पूछना था, ये n बार क्यों आ गया? अगर आपके पास ये आता है d ओवर d ऑफ x e रेज़ टू पावर n x, आपने पहले यही लिखना है सिंपल, e रेज़ टू पावर n x, फिर आपको करना है d ओवर d ऑफ x n x, है ना? तो उधर से डिफरेंशिएट करके n इधर आया और x वो 1 चला गया। हाँ जी, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इसको आप यूं लिख सकते हैं ना, जो पहले बात की हमने n dx ओवर dx बात की है ना पहले हमने, तो ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा n e n x। ठीक है। अब अगर आपके पास फंक्शन ये हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? सर सेम ही है वैसे, n की जगह 2 है बस, हाँ, एज तो इट इज सॉल्व करेंगे। तो क्या आंसर आएगा? सर 2e 2x 2x। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास ये यूं आ जाए, क्या आंसर आएगा? सही, ये भी चीज ये चीज आएगी, क्योंकि अब इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, 1 e रेज़ टू पावर। अगर यूं आ जाए, तो क्या आंसर आएगा? माइनस सही है ना? जिला ये समझ आया आपको? माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको एक और ऑप्शन आता होता है, वो भी बात करते हैं। एक चीज और है, अगर आपके पास फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, मसलन वो आपने दो याद रखने हैं, साइन और कॉस का, ज्यादा आगे नहीं जाना। अगर आपके पास d ओवर d ऑफ x ऑफ साइन ऑफ x आ जाए, साइन x आ जाए, तो इसका वो प्रूफ एक रहता है, तो साइन को आपने कन्वर्ट कर देना है cos x में, सिंपली याद रखें। और अगर आपके पास d ओवर d ऑफ x cos ऑफ x आ जाए, तो इसको आपने माइनस साइन ऑफ x कर देना है। ठीक है क्या कि d ओवर d ऑफ x साइन ऑफ x का आंसर क्या होगा? cos ऑफ x। तो इस x को जो एंगल है उसको फिर से आपने डिफरेंशिएट करना है, तो वो जो x है तो x ओवर x क्या हो जाता है? 1, इसलिए वो फिर आप लिखते रहेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? cos ऑफ x। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है? माइनस साइन ऑफ x मल्टीप्लाई बाई d ओवर d ऑफ x ऑफ x, तो ये माइनस साइन ऑफ x ही रहता है। ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम ये कब आएगी आपको? जब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, d ओवर d ऑफ x cos ऑफ 2x, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले आप लिखना है माइनस cos टू माइनस साइन ऑफ 2x, ये उसका एंगल है बेसिकली, 2x d ओवर d ऑफ x ऑफ 2x। वहां पे चूंकि वो सिंपल x था तो हमने x लिखा, यहाँ पे 2x, तो इसका आंसर क्या होता है? माइनस साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाई 2, वो तो dx ओवर dx नहीं हो जाएगा, तो इसको हम दो में लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन ऑफ 2x। अच्छा, अब ये चीज अगर आप एंगल के लिहाज से देखें तो यूं भी हो सकती है, d ओवर d थीटा लिखा हो और इधर साइन ऑफ 3 थीटा लिखो, तो क्या आंसर होगा? अब आपने थीटा के लिहाज से करना है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? cos ऑफ 3 थीटा मल्टीप्लाई बाई 3 cos ऑफ 3। अब आप क्विक हो जाएंगे ना इसमें।
ठीक है, साइन कॉस। तो इसी तरह के ही आपको यूजली जो आपको मिलते हैं, इतनी एक्सटेंसिव भी होती है मगर इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन में आप कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप जो समझते हैं मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपने जो लिखा हुआ है, समझा हुआ है डी ये क्या होता है, सिंगल तो आपने पढ़ लिया, तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, अब ये बताना है आपको। सारी डेरिवेशन इसी तरह है, सारे डेरिवेटिव आपने उसी मेथड से लेते हैं, मगर आप एक चीज को एक दफा इंटीग्रेट नहीं करना, डिफरेंशिएट नहीं करना। अब आपने क्या करना है, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स, एक दफा करके फिर करना है। तो इसका ये मतलब होता है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर मीन के डबल डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएशन। मतलब कैसे, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब आपकी मीनिंग समझ आना शुरू हो जाएगी कि जो न्यूक्लियर इक्वेशन में लिखे होते हैं। मतलब वहां पे आपको ये लिखा हुआ होता है माइनस ये लिखा हुआ नजर आता है। अब आपको ये नहीं पता कि ये क्या चीज है, ये भी पता लग गया, ये भी लग गया, ये फंक्शन का भी पता लग गया, ये क्या है, ये ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। कौन सा, डबल डिफरेंशियल ऑपरेटर है। मतलब आपके पास मैं लिखता हूं कि डी ओवर डी ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स को करेंगे, इसको हम बेसिकली योग करते हैं डी ओवर डी ऑफ एक्स ब्रैकेट डी ओवर डी ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब इजी हो गया ना आपके लिए। बताओ जरा इस पार्ट का आंसर क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स। अब इसका आंसर क्या होगा, माइनस साइन एक्स। यस, आगे से। तो ये डी स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू। अब हमने बात की थी कि वो ऑपरेटर जो वेव फंक्शन को रीजनरेट कर दे वो क्या होता है, आइगन ऑपरेटर। क्या डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर इसके लिए आइगन ऑपरेटर है? ये देखो, ये फंक्शन लिया, वो फर्स्ट डेरिवेटिव में cos में गया तो वो आइगन नहीं रहा। cos जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो वो साइन में आ गया, फंक्शन रीजनरेट हो गया। तो सर मां साइन से फर्क नहीं साइन उस दिन भी बात हुई थी कि -1 साइन इज अ नंबर। ठीक है, तो वो एक नंबर है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो देखो इस फंक्शन को आपने लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये आइगन नहीं हुआ, सेकंड लिया तो इसका मतलब है कि साइन को जब सेकंडरी 2 टाइम डेरिवेट करेंगे तो वो आपको आइगन वैल्यू देगा। ठीक है, अब आपको इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ आई। ठीक है, अब अगर आपके पास एक ये चीज है, मैं लिखता हूं कि डी एन और डी एक्स एन ले किसका, एक्स रेज टू पावर 4 का, या यहां पे मैं चलो एन निकाल लें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस चीज को आप डिफरेंशिएट करें टिल 0, जब तक आंसर 0 ना आ जाए, मीन कि nth डेरिवेटिव 0 तक। अच्छा, अब आप देखें इसको जब फर्स्ट डेरिवेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4x³ आएगा, ऐसा ही है। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 12x² आएगा। थर्ड डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 24। फोर्थ करेंगे तो क्या आएगा, फिफ्थ करेंगे तो क्या आएगा, 0। ये बात समझ आएगी आपको? सर ऊपर से तो आ गई है 3 पॉइंट्स तक, नीचे 2 से नहीं आई। शायद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करो वाला इसको, आप इसको यूज करो 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, इसको मैं लिखता हूँ, आप यूज करें d5 ओवर dx5। ठीक है, x रेज़ टू पावर 4, इसका आंसर निकालें। d5 का क्या मतलब है कि आपने फिफ्थ डेरिवेटिव लेना, 5 एक दफा डेरिवेटिव लेना है, फिर दूसरा लेना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिफ्थ डेरिवेटिव का मुझे आंसर देना है।
जिस तरह यहाँ पे 2 डेरिवेटिव्स कर लिया, इस पे 50। बस इसको आप आसान तरीका क्या है, इसको सर अपने एक एक करके करते हैं। हाँ आप करें खुद जाओ, इसको करें पता भी तो चले ना डेरिवेशन हो रही है। हमारी क्लास कितने बजे तक है? No, no, no. आगे आंसर नहीं आंसर है, ये आपने कल कॉल नहीं आया तो वही है, तो मैथ में देखो नहीं आया। जब D5 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपने 5 डेरिवेटिव लेने हैं 5 टाइम्स। जैसे आगे देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि 4 इधर आएगा और x क्यूब बचेगा। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब है, तो उसको क्या लिखते हैं 3x2 है ना, ये क्या हो जाएगा 12x क्यूब। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा 24x, ठीक है। फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा 24 dx और dx तो 1 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है फिफ्थ, थर्ड ये सॉरी फोर्थ है, फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे होता है मैं बता रहा हूं, वो जो लिखते हैं वो तरीका जरा हम इसको लिखते इस तरह है कि d ओवर d ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव d1 होता है ना, वो बनता है 4x क्यूब। फिर हम लिखते हैं कि d ओवर dx स्क्वायर, वो क्या बनता है 12x स्क्वायर। फिर हम लिखते हैं d3 ओवर ठीक है। जी अब समझ आया। यहां पे हमने ये लिखना होता है कि इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं कि फंक्शन है आपके पास, फंक्शन इज f of x equal to x raised to power 4 5 8 5th डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन होगा आपके पास, ठीक है। d1 दिस दिस दिस। वैसे जो हम कैसे लिखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि फाइंड, हम ये भी कह सकते हैं फाइंड d5 ओवर dx5, ठीक है, सही है ना। वो फाइंड करेंगे इसका, वो फिर आपने, और ये क्या है बेसिकली ये सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है sin ऑफ x, तो वो क्या होता है माइनस sin ऑफ x, ठीक है। तो शुरुआत में चूंकि आइगन फंक्शन लेना था, आइगन वैल्यू लेनी थी, इसलिए उसने हमेशा साइन वेव यूज की, क्योंकि वो डेरिवेटिव ले रहा था। अब आपको समझ आ जाएगा कि उसने डबल डेरिवेटिव क्यों लिया, ताकि आइगन फंक्शन मिले, आइगन वैल्यू मिले,
फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी उसने वेव फंक्शन साइनोसाइडल वेव क्यों लिखी, फिर उसने साइन क्यों लिखा। आपने देखा कि वो वेव फंक्शन हम लिखते थे वो क्या था 2/a साइन ऑफ nx पाई x ओवर a, ये साइन उसने क्यों लिया, इसलिए उसने डबल डेरिवेटिव लेके उसका आइगन फंक्शन बनाना। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो वो शायद आइगन वैल्यू ना आती, वो फंक्शन रीजनरेट आफ्टर सेकंड डेरिवेशन वो रीजनरेट ना होता, ऐसा इसलिए उसने ले लिया था। अब आपको उसकी असल रूप समझ आएगी कि उसने क्यों लिया। अब आपके पास अगर देखें इस तरह साइन ऑफ थीटा होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा कॉस ऑफ थीटा, है ना। अब अगर ये आपके पास फंक्शन हो, क्या है फंक्शन, क्या है आपके पास साइन ऑफ nx पाई x ओवर a, इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। अब क्या करना है आपने, ये पूरा पार्ट आपका थीटा बन गया, आई समझ के नहीं, क्या होगा cos ऑफ nx पाई x ओवर a, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x सिर्फ ये है तो क्या होगा आगे d होगा d ऑफ x nx पाई ओवर a x, ठीक है। अब इसको इसके लिए अब x के लिहाज से आपने करना है, ये पूरी टर्म इसके लिए कांस्टेंट नहीं हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा इस पार्ट को अगर आप nx पाई ओवर a, हाँ जी ठीक है, ये बात तो ये nx पाई ओवर a आ जाएगा, ठीक है। इसको जब इंटीग्रेट किया nx पाई ओवर a, तो अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन गया पाई ओवर a, है ना, cos ऑफ n पाई x ओवर a, यही आ गया बस। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव, अब क्या होगा जब सेकंड डेरिवेटिव आपने लेना है तो वो क्या होगा बेसिकली ये चीज उसके लिए अब कांस्टेंट है ना, nx पाई ओवर a एक कांस्टेंट फिगर। अब आपने डेरिवेशन किसकी करेंगे cos ऑफ nx पाई x ओवर a, है ना। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे इस पार्ट को, ये तो उसके साथ आ गया, इसका आंसर क्या आएगा माइनस साइन ऑफ nx पाई x ओवर a और n पाई ओवर a फिर बाहर आ जाए, है ना, पता लगा ठीक है। n पाई ओवर a फिर क्या आ जाएगा nx पाई ओवर a, फिर इसके बाहर आ जाएगा ऑलरेडी भी मौजूद था एक, तो अब सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा nx पाई ओवर a, nx पाई ओवर a नेगेटिव साइन ऑफ nx पाई ओवर, यही बनेगा ना, यही बनेगा ना। जब आप एनर्जी निकालते थे, अभी आपको बड़ा पता है यहाँ पे, अब मैंने आपको बताना है कि जब आप एनर्जी निकालते थे, एनर्जी क्या थी, क्या थी यही थी ना।
यही था ना। ये n स्क्वायर और a स्क्वायर कहां से आया? इसको क्या करते हैं? nx स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है साइन ऑफ nx पाई x ओवर a। ये तो फंक्शन रिजर्वेट हो गया था, ये आइगन वैल्यू में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये पाई की खास वैल्यू होती है, वो उन्होंने वहां पुट कर दी। ये nx स्क्वायर a स्क्वायर जो कहते हैं कि ये वैल्यू कहां से आ गई। अब ये चूंकि इधर तो नेगेटिव भी आ रहा है, मगर चूंकि उन्होंने ओवरऑल डिफरेंशिएट किया, जब वो सारे फंक्शन किए तो एट द एंड आपको ये आंसर मिला, ठीक है। अब आपको अगर डेरिवेशन मतलब अब आपको श्रोडिंगर डेरिवेशन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं फील होगा जब तक ये कर, मगर हमने उसको सॉल्व नहीं करना, वो हुई है, वो 271 का पार्ट है, वो आपने वहाँ पे सीखना है, सीखा होगा। मुझे यही है कि वो सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो मैं यही मांगूंगा कि वो सीखा होगा। सर 271 हाँ जी, सर जिसने वो कोर्स ही से पढ़ा नहीं पढ़ा तो पढ़ना चाहिए, सही है। अब आपको ये बात समझ आ गई कि ये चीज़ कहाँ से आती है। अब आपको जैसे आप देखो कितना हैवी फंक्शन था जो आप उसको डिफरेंशिएट कर पाए। अगर वो किसी कंसेप्ट ना होता तो इसको अब देखो थीटा चेंज हुआ है ना, थीटा बड़ा हो गया, थीटा छोटा हो सकता है, मगर आपको एट है वो चीज नहीं है। अब तो ये चीजें हैं कि आपको डबल डेरिवेटिव और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो। अब हमने इतनी ही इंटीग्रेशन करनी है, इससे ज़्यादा डिफरेंशियल आपने ये कॉन्सेप्ट बिल्ड है। अब अगर हम कहीं पे करते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ा काम हम अभी तक आपके लेवल तक नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए इंटीग्रेशन पे। एक दो और कॉन्सेप्ट थे वो फिर जब साथ होंगे ना, वैसे तो आपको आ गया, जब वहाँ पे कहीं वो एक टिपिकल पॉइंट आएगा तो वहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब डी ओवर डी ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका आपको नहीं पता, ये जब यहाँ की क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसके मुताबिक आपको कराना, ठीक है ना। अच्छा 370 में मैं पढ़ा था। अच्छा इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन में आप बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और उसको सम अप करते हैं चीज़ों को, और उसके लिए साइन जो है वो ये होता है, और ये बेसिकली कहाँ से निकला है? इलोंगेटेड एस, मीन के सम जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे इंटीग्रेशन है। ये इसकी लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। ये सम टाइम हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, सम टाइम हम नहीं करते, मगर ये कहीं पे हम लिखते हैं लोअर लिमिट, कहीं पे अपर लिमिट, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रल का साइन होता है। इंटीग्रल का साइन का ये मतलब है कि इंटीग्रेशन अगर है तो साथ में एक इंडिकेशन होनी चाहिए, वो ये है। अगर तो dx लिखा हुआ है तब आपको पता चलेगा कि फंक्शन में जो वेरिएबल है वो x है, चेंज इन x। अगर ये नहीं लिखा हुआ ना तो आपने इसको पहले फाइंड करना है, जो कि मुश्किल हो जाता है आपके लिए, ठीक। अगर ये x या y या z लिखा हुआ है तो फिर आपको पता है कि इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना है। ये dx आपको बताता है कि ये इसमें वेरिएबल क्या होगा, इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल क्या होगा? x। अगर मैं u लिख देता हूं, ये मीनिंगलेस है। जब तक यहाँ पे मैं dx नहीं लिखता, नाउ इट हैज मीनिंग्स फॉर अस। ये फॉर मीनिंगलेस, अगर मैं यहाँ तक ये नहीं लिखता उस वक्त तक ये मीनिंगलेस है। जब ये लिख दिया तो हमारे लिए इसकी मीनिंग, जब हमें पता है कि हमने इसके साथ क्या कहा है। अगर ये यू ही के लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट है, तो हमें पता है अब ये मीनिंगलेस है। अब इसके मीनिंग्स और हैं, इसके मीनिंग्स और हैं, ठीक है। इसका मीनिंग्स ये है कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स,
तो उसके लिए के कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्यों लिखेंगे के dx। ठीक है, जो ये सिचुएशन है इसमें के अब कांस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि चेन इन के ही आपको फाइंड करना है, तो इसको आप यू लिखेंगे। इसके मीनिंग और है, इसके मीनिंग और है। अब ये मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुई बात बेटा? ठीक है, इसके डेफिनेशन, इसकी सिग्निफिकेंस और है, इसकी और है, इसका आंसर और होगा, उसका आंसर और होगा। ठीक है, आपने फोकस किस पे करना है? इस पार्ट पे। अगर ये है तो आपको पता है कि आपको डायरेक्टली नंबर आपके साथ जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर पहले आपने इसको फाइंड करना। ये वही बात, ये सबसे पहले आपने देखा। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं इंटीग्रेट करता हूं। यहाँ पे सिंपल कोई कांस्टेंट नंबर है। मैंने पहले कहा था कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स है। जब कोई सिंपल कांस्टेंट नंबर हो तो उस वक्त डी और इंटीग्रेट आपने कैंसिल कर रहे हैं, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? एक्स। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट जस्ट सिंपल है, वेरिएबल dx है मगर यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ नहीं है, सिंपल कांस्टेंट है, तो वैल्यू सिर्फ x आएगी। x के साथ ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x। अगर ये 5dx होता तो आंसर क्या होता? 5x। ठीक है, अगर ये 6dx होता तो आंसर क्या होता? 6x। ठीक है, अगर ये 7dy होता तो आंसर क्या होता? 7y। अब वेरिएबल क्या है? k, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो तो y हो जाएगा। अगर आपके पास 7dk होता है तो आंसर क्या आएगा? 7 आगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? शाबाश। अगर u होता, एक और पढ़ो, इसका आंसर क्या होगा? 3nk। 3n की कॉस्ट है, ये 12 आ जाएगा और ये 3n आ जाएगा। ठीक है, अब इस किस्म का कोई भी हो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाए, अब वेरिएबल आ गया, जो मैंने पहले बात की थी कि k dx है, इसके मीनिंग और है, और x dx के मीनिंग और है, या बल्कि इससे जिस पर ज्यादा अच्छा ये होगा, इसके मीनिंग और है। ठीक है ना? अब ये वाली सिचुएशन है आपके सामने, ये वाली सिचुएशन आप पहले कर चुके हैं, ये वाली आपने भी पढ़ ली है ना? अब आप इस तरह की सिचुएशन में, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उसका n+1 ये x raised to power n+1, So 3x square, into 3 9x square। 3x square, करो ना करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको इसकी ये डिफरेंशिएट बनेगी 1/3 कहाँ पे आ जाएगा? d/dx ऑफ x क्यूब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, 3 कैंसिल x स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हमने कहा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का उलट है, रिवर्स है। अगर ये वैल्यू उसका आंसर ये आना चाहिए,
ठीक है। तो ये बेसिकली अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, आपने क्या करना है n ये लगाना है x n में प्लस ऐड करना है, डिफरेंशियल में आप माइनस कर देते हैं n प्लस 1 और ये चीज आपने नीचे लेके आनी है n प्लस 1, ठीक है। अगेन d ओवर d ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब आप इंटीग्रेट करोगे कि x रेज टू पावर 3 dx, इंटीग्रेट करें इसे, क्या आंसर आएगा? x4/3 ठीक है, और समझ में आया? अच्छा, एक चीज जो आपको भी ज्यादा फोकस उस पर मिलेगा, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देखेंगे हम बाद में। अभी एक और चीज, मसलन अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, ठीक है, यूं nx आ जाए, डिफरेंशिएशन में क्या किया था कि आपने n मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे n डिवाइड और e रेज टू पावर nx dx ओवर dx ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर n e रेज टू पावर nx। अगर n की वैल्यू 1 हो, ex dx लिखा हो तो उसका आंसर क्या होगा, ex है, क्योंकि इधर 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही बात है, नीचे डिवाइड भी होगा तो वही बात है। तो एक e रेज टू पावर x ऐसा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करें या डिफरेंशिएट करें आपका फंक्शन सेम रहता है। इसके डिफरेंशिएशन का भी यही आंसर था ना, और इंटीग्रेशन का भी यही आंसर। अगर ये यूं होगा आपके पास e रेज टू पावर 4x dx, तो ये आपके पास क्या आंसर आता 1/4 e रेज टू पावर 4x, ठीक है। अगर इसकी डिफरेंशिएट करते हैं वो क्या आंसर आता 4 e रेज टू पावर 4x, है ना, ठीक है। अच्छा, ये चीज होगी। फिर एक और पॉइंट है इसमें कि अगर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ नहीं 1 ओवर x dx आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका एक्सटर्नल आपको याद रखना है कि जब 1 ओवर x dx हो तो वो उसका इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x होता है। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर आगे आपने क्या करना है, ये जब ऐसी सिचुएशन आ जाए 1 ओवर x वाले, स्पेसिफिकली 1 ओवर x वाले, तो उस वक्त आपने क्या करना है, है नेचुरल लॉग लेके उसको अप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाए तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसको नहीं, इसका नेचुरल लॉग नहीं होगा, स्क्वायर का नहीं होगा, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ये सिचुएशन, ये क्या बनेगा -2 + 1, ठीक है। ये क्या आंसर आ जाएगा -1 ओवर x। देखिए सही है क्या, मैंने डायरेक्ट स्टेप किया, समझ आ गई पॉइंट, -1 हो जाता ना, तो
तो इसको आप लिख सकते हैं